Dear students, I am Rajni, lecturer in Economics, Education Department हरियाणा. I welcome you all in today's class. और आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हम क्लास 11th का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एम्प्लॉयमेंट मींस रोजगार. और आज हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो तथ्यों पर बेस्ड होगा मींस डिफरेंट डेटा की हेल्प से हम इस कंसेप्ट को समझेंगे. और क्लास के अंत तक आते आते मुझे उम्मीद है कि आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी. तो इसी उम्मीद के साथ आइए बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं. तो बच्चों आपके सामने आज की जो क्लास है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहला इसमें है कि स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक कौन होते हैं. मीन सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स हम किन्हें कहते हैं. और दूसरा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि फर्म, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार की स्थिति क्या है. मीन्स एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज. तो इनसे संबंधित जो डाटा है वो हम उसका स्टडी करेंगे. और नेक्स्ट है कि कार्यबल का वितरण मीन्स सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है. मीन्स जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स में ये जो वर्कफोर्स है इसका किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है. हम यहाँ पर साथ में रीजन्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी भी स्टडी करेंगे. रीजन्स मीन्स अर्बन और रूरल एरियाज. तो इन एरियाज में ये जो हमारी वर्कफोर्स है, श्रम बल या कार्यबल जिसको कहते हैं, उसका वितरण किस प्रकार का है. नेक्स्ट है समृद्धि तथा परिवर्तनशील रोजगार संरचना मीन्स ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कि टाइम में चेंजेस के साथ साथ जो जीडीपी का स्तर है, ग्रोथ मीन्स जीडीपी यहाँ, और जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से परिवर्तित हुआ है. और नेक्स्ट हम समझेंगे कि भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकीकरण मीन्स इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स. मीन्स हमारी जो वर्कफोर्स है वो फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज़्यादा क्यों जाती है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे. तो हम इन सब चीज़ों की यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं. यहाँ पर जो डिस्कशन होने वाला है वो होगा कि श्रमिक कौन होता है और इसका रोजगार से क्या संबंध है. और जो लोग हैं मीन्स पीपल पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट क्या है, लोगों की रोजगार में भागीदारी किस तरह की है. तो वे सभी व्यक्ति जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते हैं, हम उन्हें श्रमिक कहते हैं. तो ये सब लोग वर्कर्स हैं. और इसमें साथ ही साथ जो स्वरोजगार में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं. क्योंकि ये जो स्वरोजगार में लगे हुए लोग हैं ये भी क्या है, ये आर्थिक क्रियाओं में योगदान देते हैं. इसी वजह से हम इन लोगों को भी, स्वरोजगार में लगे हुए व्यक्तियों को भी श्रमिक ही कहते हैं. और हम श्रमिक जनसंख्या अनुपात का प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में करते हैं. ये जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो यूज किया जाता है इस रेशो को फाइंड आउट करने के लिए. ये है कि वर्कर पॉपुलेशन, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, जो कि इक्वल होता है, ये कह सकते हैं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स. और इसको यदि हम डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से, और परसेंटेज याद करनी है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात का ये फॉर्मूला होता है. और ये क्या दर्शाता है कि यदि ये अनुपात ज़्यादा है तो जनता की काम में भागीदारी भी अधिक है. और यदि ये अनुपात कम है तो इसका अर्थ क्या है कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है. क्योंकि नेचुरली ये जो रेशियो है कब ज़्यादा होगा, या तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी नंबर ज़्यादा हो तो ये रेशियो ज़्यादा हो सकता है. तो इसके कम होने का मतलब क्या है कि काम करने वाले लोग कम हैं, वर्कर्स कम हैं. तो ये जो है ये वर्क पॉपुलेशन रेशियो ये हमारी हेल्प करता है कि हमारे देश में रोजगार की स्थिति क्या है उसका प्रॉपर विश्लेषण करने के लिए हम इस सूचक का प्रयोग करते हैं. तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिक मीन्स हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं. तो देखो बच्चों कि जो श्रमिक अपने उद्यमियों के स्वामी हैं और अपने जीवन निर्वाह के लिए इनका संचालन करते हैं
उन्हें हम स्वरोजगार श्रमिक कहते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने ऊपर ही जो डिपेंड हैं, अपने खुद के जिन्होंने काम बिजनेसेस किए हुए हैं, तो वो सभी व्यक्ति स्वनियोजित श्रमिक कहलाते हैं। और अनियमित मजदूरी वाले श्रमिक वे होते हैं कि जो किसी के खेत या कारखाने में अनियमित रूप से काम पर लगे हुए हैं और उन्हें में क्या मिलता है, काम के बदले में इन्हें मजदूरी मिलती है। जैसे जो डेली वेजर्स हैं, डेली काम करते हैं और पैसा उन्हें मिलता है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, तो मतलब काम नहीं है तो उनको वेजेस भी नहीं मिलेंगी। तो ये सब क्या है, ये अनियमित मजदूरी वाले श्रमिक होते हैं। और नियमित वेतन वाले कौन होंगे, वे श्रमिक जिन्हें कोई व्यक्ति या फर्म नियमित रूप से काम पर रखता है और इन्हें क्या है, नियमित रूप से मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है। जैसे इंजीनियर, अकाउंटेंट, अगर वो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं तो उन्हें जो वेतन मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, नियमित वेतन मिलेगा। तो मीन्स फर्स्ट ये कैटेगरी तो थी स्वनियोजित की, और ये हायर्ड वर्कर्स हो जाते हैं, ये इनको हम बोलते हैं हायर्ड वर्कर्स। और जो अभी हमने यहाँ डिस्कशन किया, इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में भी अभी आगे डेटा की हेल्प से डिस्कस करेंगे। जैसे मेल फीमेल जो परसेंटेज है वो कितना है सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स का। इसी तरह हम साथ में बात करेंगे कि अर्बन और जो रूरल एरियाज हैं उनमें इनकी क्या स्थिति है। तो हम इनकी डिस्कशन आंकड़ों के आधार पर अभी आगे डायग्राम से भी करेंगे। तो ये जो डायग्राम मीन्स पाई चार्ट आपके सामने बना हुआ है, ये शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स का। तो हमारे कंट्री में ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो कि 52% है, ये क्या शो कर रहा है कि हमारे कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स हैं वो है 52%। और जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं उनका 30% है। कैजुअल वेज लेबरर्स मीन्स जो कि अनियमित मजदूरी वाले श्रमिक हैं, उनकी यहाँ बात कर रहे हैं हम। और जो रेगुलर सैलरीड हैं, मतलब जो नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वो है सिर्फ 18%। और बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी हम यहाँ पर आंकड़े परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं वो है 2011-2012 वर्ष का जो सोर्स है हमने उसका प्रयोग किया इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए। तो ये क्या दर्शा रहा है कि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन का जो भाग है, परसेंटेज है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और सबसे कम जो है वो नियमित सैलरीड एम्प्लॉइज हैं। और यदि हम अपने मेल वर्कर्स की बात करते हैं तो जो मेल वर्कर्स हैं जो पुरुष श्रमिक हैं उसका भी सेल्फ एम्प्लॉयड है सिर्फ 51%। और जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं वो है 29% और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं सिर्फ 20%। तो यहाँ भी हमारा जो नेचुरली पहले हमने जो आंकड़े डिस्कस किए उसी के आधार पर यहाँ भी हमें क्या ज्ञात होता है कि हमारे ज़्यादातर मेल श्रमिक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और सबसे कम जो है वो एंगेज हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज में, मीन्स नियमित वेतन प्राप्त करने वाले सिर्फ 20% ही लोग हैं। और यदि हम फीमेल वर्कर्स के बारे में बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं 56%, जो डेटा आपको यहाँ नजर आ रहा है, और कैजुअल वेज लेबरर्स हैं 31% और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं ओनली 13%। तो ये जो नियमित एरिया है, नियमित वेतन प्राप्त करने वाला एरिया है, इसमें सिर्फ 13% जो फीमेल्स हैं वो एंगेज हैं। और खास ध्यान देने वाली बात क्या है, जो फीमेल वर्कर्स हैं हमारी, फीमेल वर्कर्स की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको आर्थिक क्रियाएं नहीं माना जाता। जैसे कि फीमेल्स जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं उनके लिए कुछ पेमेंट तो मिलती नहीं है, तो वो कहीं भी इसमें शो नहीं होती हैं। और साथ ही फीमेल्स के साथ कई तरह के बैरियर्स होते हैं, जैसे फैमिली की तरफ से मोटिवेशन ना होना काम के प्रति। तो इस वजह से भी जो फीमेल वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में काफ़ी कम है। यदि हम उसको मेल वर्कर्स के कंपेयर करते हैं तो इनका जो परसेंटेज है वो कम मिलता है। अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है अर्बन वर्कर्स के बारे में। तो हमारे जो शहरी वर्क फोर्स है वो क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है 43%, कैजुअल वेज लेबरर्स इसमें है 15% और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं 42%। तो ये हमारी जो शहरी पॉपुलेशन है, अर्बन वर्कर्स हैं, उनके बारे में ये जो पाई चार्ट है हमें शो कर रहा है। इसी तरह यदि हम रूरल एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड है 56%, कैजुअल वेज लेबरर्स हैं 35% और ये जो पोर्शन है ये नजर आ रहा है हमें, ये है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज का जो कि सिर्फ है 9%।
और यदि हम रूरल एम्प्लॉयज़ को अर्बन एम्प्लॉयज़ से कंपेयर करते हैं तो जो अर्बन एम्प्लॉयज़ का यहाँ डाटा था वो कितना था, वो था 43%। तो यदि हम इस आंकड़े को इससे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसे फार्मर्स हैं वो अपनी ही ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, तो अपनी खुद के ही उन्होंने ये कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में वो बिजी हैं। इसके अतिरिक्त जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं अर्बन एरियाज़ के, वो थे हमारे 42%। तो ये आंकड़ा जो है, ये परसेंटेज जो है, ये शो करता है कि अर्बन एरियाज़ में जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं और रूरल में इनका सिर्फ 9% है। इसके पीछे भी वजह क्या है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में फैक्ट्रीज होती हैं, ज़्यादा ओपन की गई होती हैं, वहाँ पर वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो शहरों में नियमित जो वेतन वाली जॉब्स हैं या काम है वो मिलना इजी होता है एज कम्पेयर टू रूरल एम्प्लॉयज। तो बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं वो है कार्यबल का वितरण, मीन्स सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आर्थिक क्रियाओं को 8 विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं। अब ये 8 वर्ग कौन से हैं? जैसे कि पहला है कृषि, फिर है विनिर्माण, उसके बाद आ जाता है निर्माण कार्य, परिवहन, भंडारण, खनन, उत्खनन, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, वाणिज्य और लास्ट है सेवाएं। तो बच्चों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पहला हमने कृषि मेंशन किया है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और उसके बाद ये जो है हमारे ट्रेड, सेवाएं और साथ में परिवहन, तो ये जो हैं ये परिवहन और भंडारण, वाणिज्य और सेवाएं, ये जो तीनों हैं ये सब इंक्लूडेड हैं टर्शरी सेक्टर में। अब बाकी जो क्रियाएं बच गई, बाकी क्या बच गई? खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, निर्माण कार्य। तो ये सब क्या है? ये सभी के सभी जो है ये काउंट किए जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। तो इस तरह से हम इन 8 एक्टिविटीज को फिर ब्रॉडली इन 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। इस तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस तरह से अब हम बात कर रहे थे कि हम 3 प्रमुख वर्गों में सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों को डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारा था प्राथमिक क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र में टर्शरी सेक्टर। तो इन डिफरेंट सेक्टर्स में जो हमारी वर्क फोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है? जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में है ये 48.9%, आप देख सकते हैं पाई चार्ट में शो किया हुआ है इसको। और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में है 24.3% पॉपुलेशन। और फिर नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर में 26.8% पॉपुलेशन जो है वो एंगेज है। तो इस तरह से विभिन्न सेक्टर्स में जो वर्क फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का है। अब जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में हम किस किस एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं? हम यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, और इसके अलावा हम इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ हम इसमें और भी क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे कि फॉरेस्ट्री है, ये भी इसी सेक्टर में आ जाती है, और जैसे फिशिंग है ये भी सेक्टर में आ जाती है। तो ये मेन इसकी एक्टिविटीज हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 48.9% मीन्स नियर अबाउट 50% जो पॉपुलेशन है वो इसी सेक्टर में एंगेज है। और सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, इसमें हमारी कई तरह की एक्टिविटीज हैं, जैसे कि माइनिंग हम कह सकते हैं, माइनिंग इसी में इंक्लूड होता है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के सभी काम जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में ही होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हो गया ये। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आपको भी पहले बताया भी था, और इसके साथ साथ गैस, वाटर सप्लाई, ये सब जो एक्टिविटीज हैं ये क्या हैं? ये सेकेंडरी सेक्टर की ही एक्टिविटीज हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क भी इसी में इंक्लूड होता है। तो ये सब इस एरिया की में इस सेक्टर की एक्टिविटीज हो गई। इस तरह टर्शरी सेक्टर में जैसे बेसिकली इसमें हम लेते हैं ट्रेड हो गया, ये सभी तरह की सर्विसेज इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन है जिस तरह से, और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हम इसमें और इंक्लूड करते हैं जैसे
सभी तरह की सर्विसेज इसमें आ जाती हैं, तो मैं यहाँ सर्विसेज ही मेंशन कर देती हूँ। तो ये जो पाई चार्ट है ये हमें क्या दिखा रहा है कि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। और ये जो हमने आंकड़े यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये हमने 2011-12 का जो ईयर है उसके बेसिस पर यहाँ शो किए हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं, जो है समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना, मीन्स ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हम दो विकास सूचकों का प्रयोग करेंगे, और ये विकास सूचक हैं, पहला है रोजगार समृद्धि और दूसरा हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि। तो मीन्स यहाँ हम एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ हुई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही हम जो जीडीपी ग्रोथ है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से अभी समझते हैं। तो बच्चों, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में ये वो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पर हमने शो किया है जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एम्प्लॉयमेंट मीन्स ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ब्लैक, उससे शो किया है। और ये जो लाइन है, ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट को। और ये जितने हमने यहाँ पर आंकड़े दर्शाए हैं, ये हैं हमारे 1951 to 56 से हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और हमने शो किया है 2010 से 12 तक के आंकड़े। तो ये हमने यहाँ पर दर्शाए हैं। और ये है हमारा ओवाई एक्सिस। ओवाई एक्सिस पे हमने शो किया है एवरेज प्रोस्पेरिटी, एनुअल एवरेज प्रोस्पेरिटी रेट को हमने ओवाई एक्सिस पर शो किया है। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो लाइन है, मीन्स ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जीडीपी ग्रोथ रेट का ग्राफ है, और ये इस लाइन से ऊपर एग्जिस्ट करता है। और साथ ही साथ हमें क्या पता लग रहा है कि हमारी जीडीपी तो ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, ये आप देख सकते हैं, और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। और ये जो आंकड़ा है यहाँ, जैसे 2.03 1961 to 66 में, और यहाँ ये 1999 to 2005 में 2.28 है। तो यदि हम ओवरऑल बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है वो 2% से ऊपर राइज ही नहीं किया है, मींस 2.28 है मैक्सिमम, उससे ऊपर ही राइज ही नहीं किया है। और जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या है, बढ़ तो रही है, लेकिन ये हमें ये भी शो करता है कि हम जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों लाइंस में जो गैप है वो क्या है, वाइडन होता जा रहा है। ये आपको यहाँ से ग्राफ से दिखाई दे रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तो ये हमारी जॉबलेस ग्रोथ, इकोनॉमिस्ट ने इसको नाम दिया है कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब जनरेट नहीं हो पा रही है, जो कि एक इकोनॉमी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो बच्चों, अभी तक हमने जो भी पाई चार्ट किया है और अभी अभी ग्राफ किया था, उसके बेसिस पर हम 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं। वो क्या है कि हमारा जो घरेलू उत्पाद है, जिसे हम जीडीपी कह रहे हैं, कि उसमें सकारात्मक वृद्धि हुई है, क्योंकि आपने जो लाइन देखी थी वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, राइज हो रही थी वो, और यह रोजगार में होने वाली वृद्धि की तुलना में अधिक है, जिसे अभी हमने जॉबलेस ग्रोथ का नाम दिया था। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि पिछले कई दशकों में लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियमित श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, हमने देखा था कि स्वरोजगार में जो परसेंटेज थी वो हाई ही थी। तो रोजगार का वो अभी भी क्या है, स्वरोजगार में सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज का जो परसेंटेज है वो अभी भी बड़ा है, अधिक है। और थर्ड कंक्लूजन क्या निकलता है कि योजनाबद्ध विकास के कई वर्षों के बाद भी देश का जो श्रम बल है उसके आधे से अधिक, मीन्स नियर अबाउट 50% जो पॉपुलेशन है वो भी आज भी किस पर निर्भर करती है, कृषि ही उनकी रोजी रोटी का प्रमुख साधन है। और कोई भी अर्थव्यवस्था यदि उसमें ज्यादा पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर करती है तो वो डेवलप्ड इकोनॉमी होने का कोई भी साइन नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है कि भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकीकरण, मींस इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। तो हम जो वर्ग हैं, मींस कैटेगरीज हैं काम के आधार पर, हम उन क्षेत्रों को 2 क्षेत्र में बांट सकते हैं। एक तो औपचारिक, जिसको संगठित भी कहा जाता है, और दूसरा है अनौपचारिक वर्ग, जिसको हम असंगठित क्षेत्र भी
कहते हैं। तो दोनों में क्या खास अंतर है? तो ये जो सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं और साथ ही साथ निजी क्षेत्र के उद्यम जहां पर 10 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त हुआ है, तो उन उद्यमों को हम बोलते हैं औपचारिक क्षेत्र। और इनमें काम करने वाले कर्मचारी कैसे होंगे? वो कहलाएंगे औपचारिक कर्मचारी या संगठित कर्मचारी। अब ये जो कर्मचारी हैं, इनको कई तरह के फायदे मिलते हैं, जैसे कि इनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, अच्छा वेतन प्राप्त होता है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, ये इस तरह के बेनिफिट्स जो औपचारिक क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र है, उसमें काम करने वाले लोगों को मिलते हैं। यूनियंस हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट, लेबर लॉज सब इनको सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी उद्यम बच गए, उनको हम क्या बोलते हैं? इनमें कार्य करने वाले श्रमिक कैसे कहलाएंगे? अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक कहलाएंगे। अब इन कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र की तरह ना तो वेतन मिलता है, ना ही सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे मैटरनिटी लीव है, लीव एनकैशमेंट की सुविधा है, या फिर आप पेंशन की स्कीम्स हैं, उन सब का फायदा इनको नहीं मिलता है। तो जो हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO जिसको कहते हैं, उसने कई तरह के एफर्ट्स किए ताकि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनको भी जो है ये कह सकते हैं जॉब सिक्योरिटी मिल सके, सुरक्षा मिल सके, सामाजिक सुरक्षा का ये भी लाभ उठा सके। तो ILO ने उसके कंसर्न में कई तरह के स्टेप्स उठाए हैं। तो सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई तरह के कदम उठाए ताकि उनको भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। मीन्स ये जो कर्मचारी हैं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, इनको भी संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की तरह ही बेनिफिट्स प्राप्त हो पाए, इक्वल राइट्स मिल पाए। तो ये जो टेबल आपके सामने बनी है, ये टेबल फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो हमारे वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो करती है। जैसे इसमें हमने सेक्टर्स शो किए हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं हमने यहाँ मिलियंस में शो किए हैं, और 2011-12 के अकॉर्डिंग, इस ईयर के अकॉर्डिंग जो हमारी टोटल वर्कर्स थे वो थे 473 मिलियन। तो ये टोटल वर्कर्स हमारे 473 मिलियन मैंने यहाँ शो किए हैं। तो 473 टोटल थे, तो 100% यही हो गया 473। और जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं फॉर्मल सेक्टर में 30 मिलियन जो वर्कर्स थे वो एंगेज थे। अब ये जो 30 मिलियन है, ये इस 473 का सिर्फ 6.3% है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स थे वो थे 443 मिलियन, और ये 443 मिलियन 473 का 93.7% है। और यदि हम इसे फीमेल मेल में डिवाइड करते हैं, तो ये M मेल को शो कर रहा है और F फीमेल को शो कर रहा है। तो इस 30 मिलियन में से जो मेल थे वो थे 24 और फीमेल थी ओनली 6 मिलियन। और इसी तरह यदि इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, तो उसमें जो मेल थे 443 में से वो थे 310 मिलियन, और जो फीमेल्स थी वो रह गई 133 मिलियन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो फीमेल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है। और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो क्या है, वो फॉर्मल सेक्टर की बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज है। और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने के क्या क्या नुकसान है वो हमने अभी डिस्कस किए थे, कि सामाजिक सुरक्षा का ना होना, वेतन जो है वो नियमित रूप से नहीं मिल पाता है, और पेंशन नहीं मिल पाती है, और व्यक्ति को वर्कर को किसी भी समय बिना नोटिस के भी निकाला जा सकता है, उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। तो इस तरह के कई जो नुकसान इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को उठाने पड़ते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसके बेस पर अब मैं आपको आपका होमवर्क भी बता देती हूँ। होमवर्क क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आप करेंगे कि श्रमिक कौन है और श्रमिक जनसंख्या अनुपात से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो भी आपने इंक्लूड करना है। और दूसरा है कि कार्यबल के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो विभिन्न क्षेत्रों में आप कंसीडर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, मीन्स प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। साथ ही आप शहरी क्षेत्र में और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें वर्क फोर्स मीन्स कार्यबल किस तरह से एंगेज है उसकी परसेंटेज को लेकर जो हमने पाई चार्ट्स किए थे उनका भी यहाँ आप डिस्कशन करेंगे। और थर्ड हम करेंगे कि
1951 से लेकर जो 2012 तक हमने जीडीपी और रोजगार की समृद्धि से संबंधित रेखा चित्र किया था, उसके आधार पर आप जो भी प्रवृत्तियां रही हैं मीन्स हमारे जीडीपी की और एम्प्लॉयमेंट की, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में उनकी व्याख्या करेंगे। तो ये है आपका बच्चों होमवर्क।